देखो बात करते हैं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की। तो देखो बच्चों होता क्या है कि आप लोग को बताया गया था, बायो सेवर्ट ने धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के का सूत्र बताया। अब उसकी बात आती है कि इसमें दिशा कैसे ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की। तो देखो इसके लिए दो नियम बनाए गए। नंबर एक होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और दूसरा है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। क्लियर। अब देखो ध्यान दीजिए इधर, पहले हम बात करते हैं किसकी, आपने उसमें बताया गया था बायो सेवर्ट में कि एक जैसे धारावाही ये चालक तार है। क्या है? चालक तार है, धारावाही चालक तार। इसमें स्मॉल आई एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित कर रही। अब पता लगे इधर कोई बिंदु है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 बात करते हैं। तो नियम दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार हम क्या करें, दाएं हाथ के अंगूठा तथा उंगलियों को, दाएं हाथ के, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, दाएं हाथ की हथेली हो गई, इसको इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को, अंगूठा क्या बता रहा है, चालक में बहने वाली धारा की दिशा को, तथा जो फैली हुई उंगलियां हों वो उस बिंदु को की ओर हों जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें इधर ज्ञात करनी है। कौन सा हाथ लेंगे? दायां हाथ लेंगे। समझे? तो दाएं हाथ की हथेली को फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम नंबर 1 के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को, दाएं हाथ के अंगूठे तथा उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को तथा फैली उंगलियां उस बिंदु P को प्रदर्शित करें, तथा फैली उंगलियां उस बिंदु P को प्रदर्शित करें जहां हमें वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हथेली के लंबवत जो धक्का देने की दिशा होगी, जैसे हथेली है, इससे जो ये धक्का देने की दिशा है, अब देखो इसमें धक्का कैसे देंगे, ऐसे फैली, तो धक्का कौन सी होगी? अंदर की ओर होगी। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार हम यदि दाएं हाथ के अंगूठे तथा फैली उंगलियों को इस प्रकार रखें कि अंगूठा क्या बता रहा है, चालक में बहने वाली धारा की दिशा को, चालक में बहने वाली धारा की दिशा को, तथा फैली उंगलियां उस बिंदु P को प्रदर्शित करें जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हाथ की हथेली की लंबवत जो धक्का देने की दिशा होगी, धक्का देने कौन सी होगी? अंदर की ओर। तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। इसमें देख रहे हैं इस तरफ करेंगे तो बिंदु इस तरफ है तो अंदर की ओर धक्का देंगे। तो जब इनसाइड हो, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो उसको हम क्रॉस से लिखते हैं बच्चों। किससे लिखते हैं? क्रॉस से। तभी जो आपको बायो सेवर्ट नियम बताया गया था, तो इस तरफ बिंदु क्या था? क्रॉस था, जो बिंदु P था। और यदि बिंदु इस तरफ है P डैश, यहाँ पे इस तरफ बिंदु होता P डैश। क्लियर। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम रखेंगे उसी तरफ अंगूठा। किस प्रकार रखेंगे? ऐसे करेंगे, उंगलियां किस तरफ रखेंगे? धारा में, चालक में बहने वाली वैद्युत धारा की दिशा में, धारा की दिशा में उंगली हो गई। और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? ये फैली हुई उंगलियां किस तरफ हो गई? अंगूठा हो गया चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हथेली के लंबवत जो धक्का देने की दिशा क्या होगी? वो बाहर की ओर होगी। तो बाहर की ओर जो होती है उसको हम बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। जब दिशा बाहर की ओर होगी तो उसको हम क्या करेंगे? बिंदु से प्रदर्शित करेंगे। तो क्रॉस जब इनसाइड, अंगूठा ऐसे ही रखना है धारा की दिशा में। ठीक है, फिर से समझो और याद करेंगे तुरंत। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के नंबर 1 के अनुसार, दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे तथा उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर हों या उस बिंदु की ओर हो जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हथेली के लंबवत जो धक्का देने की दिशा होगी वही क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती। तो इस तरफ वाले बिंदु में कहाँ पे हथेली की लंबवत बाहर की ओर है, तो बाहर को किससे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं? बिंदु से। और इस तरफ जब आपने बात किया था तो इस तरफ किस में थी? इनसाइड, ऐसे रखा था अंदर की ओर। तो अंदर की ओर को लिए क्या निरूपित करते हैं? क्रॉस को। पहला हो गया ये दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। याद हुआ? फिर समझ लो तो याद हो जाए। अभी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम नंबर 1 के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा तथा फैली हुई उंगलियां इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बता रहा है तथा फैली उंगलियां उस बिंदु P को प्रदर्शित करें जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हथेली के लंबवत जो धक्का देने की दिशा होगी वही क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। हथेली के लंबवत जो धक्का देने की दिशा होगी वही क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगी। क्लियर। अब बात करते हैं किसके? मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम की। तो देखो बच्चों,
मैक्सवेल ने बताया मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम के अनुसार, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम के अनुसार यदि हम पेच कसने वाले पेचकस को इस प्रकार पकड़ें, दाएं हाथ में पकड़कर, दाएं हाथ के पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक चालक में बहने वाली धारा, जैसे पेचकस हो गया तो ये नोक हो गई, तो पेच की नोक किस में प्रदर्शित करे, धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो पेच कसने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, ऐसे घुमाते हैं पेच कसने के लिए, तो अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो हमने ऐसे घुमाया तो इस तरफ घूम रहा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। इस तरफ अगर बिंदु रखेंगे तो उल्टा होगा, घुमा ऐसे रहे तो इस तरफ तो हो गई, लेकिन इस तरफ क्या उल्टा, तो इसको डॉट से इस तरफ दिशा हो रहा है इनसाइड इसमें, और इस तरफ देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर घुमा रहे हैं ऐसे तो आउट्स अंदर की ओर, ऐसे घुमाएंगे पेचकस करने के लिए तो ऐसे घुमा रहे हैं, तो इस तरफ जब जा रहा है तो अंदर की ओर जा रहा है, अंगूठा कैसे जाएगा अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर, और इधर से अगर देखें बिंदु ऐसे घुमा रहे हैं तो ये आ रहा है बाहर की ओर, तो बाहर की ओर को क्या डॉट से, अंदर की ओर को क्रॉस से। तो जब भी क्रॉस मिल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में तो उसका मतलब होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, और अगर डॉट मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगी। तो इसको फिर से एक बार याद कर लेंगे, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, यदि हम पेच कसने वाले पेचकस को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाएं, यदि हम पेच कसने वाले पेचकस को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो पेच कसने के लिए पेच अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये हो गया मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ठीक, इन दो नियमों के अनुसार, कौन से, नंबर 1 दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, और दूसरा कौन सा है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। इन दोनों नियमों की सहायता से धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर। देखिए इसके बाद बात करते हैं जो बायो सेवर्ट के नियम थे उनके अनुप्रयोग की। ठीक है, उसका कैसे कैसे प्रयोग किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर, कैसे कैसे हम विभिन्न प्रकार के चालकों के, धारावाही चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो हेडिंग है आपकी वो कह रहा है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिमित का मतलब होता है सीमित या फिनाइट लेंथ, मतलब लेंथ आपको फिक्स दी गई हो कितनी होगी। तो परिमित लंबाई की मतलब सीमित लंबाई की, ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या किया, इसमें मान लिया कि एक एक्स वाई क्या एक चालक तार है, कुछ फिगर बना दिया है पहले से, तो बिल्कुल जैसे जैसे कहते जा रहे हैं वैसे ही लिखना है आपको, कि माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है जिसमें स्मॉल आई एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें स्मॉल आई एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है जिसमें स्मॉल आई एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमें चालक तार से स्मॉल ए मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, इस चालक तार से स्मॉल ए मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु पी है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर। माना एक धारावाही चालक तार एक्स वाई एक या परिमित लंबाई का एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार है, ऋजुरेखीय का मतलब सीधा, एक धारावाही चालक तार है जिसमें स्मॉल आई एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार से स्मॉल ए मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर। अब देखो आपने बायो सेवर्ट के नियम में पढ़ा था, पूरे चालक तार के कारण तो था नहीं, उसमें क्या था, एक लघु अवयव के कारण, एक छोटे भाग के कारण उसमें बताया गया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे कि मानेंगे, इसको धारा को हम थोड़ा नीचे लिखे दे रहे हैं, इसे एक हमने मान लिया एक लघु अवयव इसका दे रहा है, छोटा सा पार्ट, इस चालक तार का एक लघु अवयव ले लिया ये, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला है इसकी लंबाई हमने मान ली dl है। ठीक, एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार है, इसकी लंबाई ले ली dl, बहुत छोटी लंबाई ले ली, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जैसे हमने बिंदु मान लिया, यहाँ पे a ले लो, ये o ले लो। क्लियर। तो इस अवयव की इससे जो दूरी है वो हमने ले ली a, इस लघु अवयव की o से जो दूरी है वो है l। क्लियर। माना एक लघु अवयव कितना है, dl है,
छोटा सा भाग लिया तार का, क्योंकि बायो सेवर्ट का नियम किसके लिए लग रहा था, लघु अवयव के कारण लिया गया था उसमें। उसको जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो सबसे पहले अगर नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें। तो लघु अवयव लिया कितना, dl। अब इस dl की दूरी जो यहाँ से हो गई वो हो गई xl, क्लियर। और बिंदु P से जो दूरी हमने मान ली वो मान ली इसकी कितनी, बिंदु P से जो दूरी मानी वो मान ली हमने कितनी, वो मान ली x। इसको पूरा ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। तो ये जो हमने मान लिया वो क्या मान लिया, यहाँ से जो दूरी है वो इसकी है r, किसकी, लघु अवयव की। ये कोण बच्चों आपने मांगना थीटा। ये है आपको दे रहा है 90 दिख रहा है, तो ये वाला क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब आप कहेंगे कि ये 90 माइनस थीटा कैसे होगा। भाई ये तो समझ में आ रहा है कि ये थीटा है, ये भी समझ में आ रहा है ये 90 है, लंबवत दूरी ये दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये 90 माइनस थीटा कैसे हुआ, तो बच्चों समझो, ये कोण ए दे रहा है, इसको हमने ए मान लिया। ये दे रहा था 90, इसको 90 ले लिया। और ये वाला दे रहा था थीटा, इसको थीटा ले लिया। और त्रिभुज के ये त्रिभुज OAP में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो ये 180 ले लिया। यहाँ से a का मान जब निकालेंगे तो ये 180, 90 इस तरफ आएगा माइनस के 90, और ये थीटा इस तरफ आएगा माइनस थीटा। तो जो कोण a आएगा वो क्या आएगा, 180 में 90 गए तो बचेंगे 90 माइनस थीटा, आ जाएगा 90 माइनस थीटा, क्लियर। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब देखो बात करते हैं किसकी, इस लघु अवयव के कारण, इस लघु अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखेंगे लघु अवयव dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। बिंदु P पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र dl dB, यही तो करते थे। और उसमें फार्मूला था, आपने पढ़ा था μ0/4 पाई I dl साइन थीटा। थीटा कौन सा कोण था, ध्यान दो, ऐसे बना था, यहाँ पे बनने वाला कोण था, ये दूरी थी r, यहाँ था p, तो ये वाला कोण था। तो ये ऐसे है, तो ये वाला कोण लेंगे कौन सा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये वाला लेंगे, क्योंकि ऐसे ही था ये वाला। तो ये ले लिया 90 माइनस थीटा के। इसके बाद देखो बात करते हैं, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो dB बराबर होगा वो होगा μ0/4 पाई I dl साइन 90 माइनस थीटा। आप लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा के, क्लियर। ये हो गया किसका मान, ये आ गया dB लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, मान लो त्रिभुज लेंगे AOP में, AOP ये वाला त्रिभुज, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण है क्योंकि एक कोण 90 अंश का है, तो लेंगे आप समकोण त्रिभुज AOP में, AOP में इस वाले में। तो समकोण त्रिभुज जब AOP में लेंगे तो इसमें जब आप बात करेंगे AOP में, तो इसमें जब बात करेंगे तो क्या आएगा समकोण त्रिभुज में, कि यदि cos थीटा की बात करें, cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हमेशा कोण के सामने वाला होता है लंब, 90 अंश के सामने वाला होता है कर्ण, कोण के जो हम कोण ले रहे हैं उसके सामने वाला लंब, और 90 अंश के सामने वाला कर्ण। तो आधार कौन सा बचा है, a, तो a अपॉन, बात करते हैं कर्ण की, तो a अपॉन हो गया r। ये किसकी बात हो गई, cos थीटा की। यहाँ से अगर r का मान निकालें, अपॉन में होता है r स्क्वायर, एक चीज़ गलत कर दी, अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से अगर इधर r ले जाएं तो r बराबर क्या आ जाएगा, a अपॉन cos थीटा। ये हो गया a की r का मान। अब इसी से बात करें तथा अगर हम बात करें tan थीटा की, इसी त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में बात करें किसकी, tan थीटा की, तथा
इसी में जब आप निकालेंगे टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा के सामने वाला लंब ये पूरा, और लंब का मान दे रहा है एल, और आधार कौन सा, ये वाला होगा। जब ये लंब हो गया 90 अंश के सामने वाला कण, तो ये आधार है। आधार कितना है, ए। यहाँ से अगर आप एल का मान निकालें, एल का, तो ये ए टेन थीटा के इसमें गुणा हो जाएगा, आ जाएगा ए टेन थीटा। इसका कर दो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो डीएल का होगा डीएल, ए का करेंगे ना, इसका थीटा के सापेक्ष करेंगे तो टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा। मैथ वाले बच्चों को पता होगा और बायो वाले याद कर ले, टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा करेंगे तो क्या आएगा, डी थीटा। तो डीएल बराबर आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसमें आर की जगह रखेंगे ये वैल्यू, और डीएल की जगह पे रखेंगे ये वैल्यू। डीएल दे रहा है, डीएल की जगह पे कितना रखेंगे, ये वाला समीकरण था, तो डीएल की जगह पे रखेंगे कितना, ये क्लियर। डीएल की जगह पे आप कितना रखेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा, और आर की जगह पे कितना रखेंगे, ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस थीटा। तो बात करेंगे अब समीकरण 1 से। किसमें बात करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में यदि आप बात करें तो समीकरण 1 में देख रहे हैं डी बी बराबर जो है वो बच्चों दे रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, तो आई इंटू डी एल। डी एल की जगह पे कितना रखेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे रख दिया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटू दे रहा है कॉस थीटा, तो बना रहे हैं दो कॉस थीटा, अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे कितना रखेंगे, आर की जगह पे ए कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, कहाँ पे, नीचे, तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इससे डी बी का मान लेंगे तो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, इसको लिख सकते हैं क्या, ए सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपॉन में क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा क्या आता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये ऊपर चला जाएगा, गुणा होगा, तो ये वाला कॉस ऊपर आ गया, कॉस थीटा, इंटू बचा डी थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को पहले लिख लो इंटू डी थीटा के, क्लियर। अब आप देखेंगे जब, तो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, क्लियर। अब जब ये कट गया तो क्या करेंगे, लेंगे डी बी बराबर, डी बी बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए कॉस थीटा डी थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे कितना आया, कुछ नहीं, नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर था भैया नीचे, तो ये ए स्क्वायर बचेगा, और इस ए से एक ए कम हो गया तो नीचे क्या बचा, ऊपर तो ए नहीं बचेगा लेकिन नीचे ए बच जाएगा, ये आई कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो निकालेंगे हम लोग संपूर्ण भाग के कारण। ये तो आया केवल लघु अवयव इतने के कारण, हमें निकालना है पूरे भाग के कारण। तो सबसे पहले तो ये मान लो, इस तरफ वाले को मान लो एंगल कितना, φ1, और इसको हमने क्या मान लिया, एंगल φ1, और इस वाले को मान लिया पूरा φ2, क्लियर। अब देखो जब लिमिट लेंगे, जब लेंगे संपूर्ण पूरे, ठीक है, अतः हम लोग क्या ले रहे हैं, संपूर्ण लंबाई के या पूरे चालक तार के कारण, या संपूर्ण चालक या धारावाही चालक तार के कारण, संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो जब चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण के कारण निकालना है, मतलब B का मान ले रहे हैं, तो B कहाँ से था, इस तरफ, तो ये अगर ये वाली लाइन के इस तरफ वाला निगेटिव ले लो तो ऊपर वाला पॉजिटिव, तो इस तरफ वाला निगेटिव लेंगे तो लिमिट, तो क्या दे रहा था φ2, तो इस तरफ वाली क्या होगी, -φ2,
और ऊपर कहाँ जाना है इस लाइन से, फाई 1 तक, तो ये आ गया फाई 1। और ये आ जाएगा डी बी मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस थीटा डी थीटा, यह हो जाएगा। अब देखो बात करें इसकी, तो जिसमें डी थीटा लगा है मतलब इस थीटा वाले का केवल समाकलन होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए को बाहर कर दो, समाकलन करेंगे माइनस फाई 2 से फाई 1 और किसका, कॉस थीटा का डी थीटा। समाकलन मैथ वाले बच्चों को पता है क्या होता है, कॉस का साइन होता है, कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा। क्लियर। और बायो वाले याद कर लेंगे कॉस का क्या होता है, साइन थीटा। लिमिट क्या दे रहा था, माइनस फाई 2 से फाई 1। लिमिट आपको पता है किस प्रकार रखते हैं, ऊपर वाली रखेंगे तो पॉजिटिव, b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। इसका मतलब ये है कि पहले एक बार यहाँ ये रखना है ऊपर वाली लिमिट, अपर लिमिट जिसको बोलते हैं, और माइनस लगा के लोअर लिमिट या नीचे वाली लिमिट रखते हैं। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे साइन फाई 1 माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस फाई 2, ये हो जाएगा। तो b इक्वल जो आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस थीटा। ये बच्चों आपको याद होगा कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा। तो साइन माइनस फाई 2, तो माइनस साइन फाई 2 आएगा, माइनस माइनस आएगा तो ये अंदर से माइनस हट के बाहर आ जाएगा, तो ये वाला जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के साइन फाई 2, ये आ गया। और यही आपका इस प्रश्न का क्या हो गया, इसका ये सलूशन हो गया। डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके एग्जाम के हिसाब से और न्यूमेरिकल के हिसाब से। तो ये हो गया, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं पूरा, उसके बाद आप लोगों को नोट करना है। तो देखो क्या किया गया, सबसे थ्योरी जो आपको स्क्रीन में शुरुआत में दे रहा था उसको लिखना था। क्या कि माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है, ध्यान से समझोगे तो आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है जिसमें स्मॉल आई एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। इस चालक तार से, ठीक है, बीच में नहीं लेना, कहीं भी ले सकते हो, बीच में, किनारे, यहाँ। अभी हमने ऐसे बता दिया, अभी इसके कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जब किनारे बिंदु हो तब क्या होगा, अनंत लंबाई का हो तब क्या होगा। क्लियर। फिर जब आपका इसके सीध में होगा तब क्या होगा, ये सब आपको हम समझाएंगे। तो माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है जिसमें स्मॉल आई एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमें इस चालक तार से स्मॉल ए लंबवत दूरी पर, इस पर लंब बना रहा है, लंबवत दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिख लिया। अब आपने पढ़ा है बायो सेवर्ट नियम, धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए। बायो सेवर्ट ने चालक तार की लघु अवयव लिया था, मतलब एक छोटा सा पार्ट लिया था। तो इसमें एक छोटा सा पार्ट लेंगे, ठीक है। ये छोटा माना एक लघु अवयव डीएल है, माना एक लघु अवयव है जिसकी लंबाई स्मॉल डीएल है और जिसकी बिंदु ओ से दूरी कितनी, स्मॉल एल है। क्लियर। तो इस लघु अवयव, अब देखो इसको यहाँ से, और तथा इस लघु अवयव की बिंदु P से दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। अब ये अगर 90 अंश कोण मान लिया और ये P मान लिया, ये OP के साथ मान लिया थीटा कोण बना रहा है, तो ये बताया 90 माइनस थीटा आया। आपको कैसे आया, बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लगा दिखा के। तो इस लघु अवयव डीएल के कारण जब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो म्यू नॉट डीएल बराबर होता है, डीबी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। थीटा की जगह बच्चों क्या लेंगे, 90 माइनस थीटा। ये क्यों लेंगे, पीछे बताया आपको। और अपॉन होता है दूरी का स्क्वायर, तो यार था तो आर का स्क्वायर। ये हो गया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो पूरा ये नोट कर देंगे, बस इसकी जगह कॉस थीटा लिख देंगे। अब इस वाले त्रिभुज में बात करें किसमें, AOP में। तो जब त्रिभुज AOP में आप देखेंगे तो AOP में आपको अगर देखें कॉस थीटा लें तो थीटा के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार मतलब बेस। तो आधार हो गया A और आधार बटा कर्ण होता है, और 90 के सामने वाला कर्ण तो कर्ण हो गया R। यहाँ से R को इस तरफ ले जाएंगे, इसको भाग में, तो R का मान आ गया। इसी से टेन थीटा निकाल लो। जब टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार के। तो लंब बच्चों क्या होगा, इसके सामने वाला लंब, और ये कितनी लंबाई थी, L थी, और अपॉन आधार, आधार ये है A। ए को इस तरफ लाए तो L बराबर हो जाएगा A टेन थीटा। अवकलन करेंगे DL का DL, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा A टेन का सेक स्क्वायर थीटा D थीटा।
थीटा के सापेक्ष करते तो डी एल अपॉन डी थीटा लिख देते, कहीं कहीं ऐसे कर देगा। आपकी किताब में हो सकता है चीज़ तो थोड़ा दूसरी प्रकार से हो, लेकिन बहुत ईजी मेथड यही है। अब बात करें समीकरण 1 में हमने वैल्यू रख दी, समीकरण 1 ये था, तो देखो पूरा वही डी एल की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई था आई रख दिया, डी एल और डी एल बराबर आया ए सेक स्क्वायर डी थीटा, तो डी एल की जगह लिख दिया ए सेक स्क्वायर डी थीटा, इंटू में था कॉस थीटा तो कॉस थीटा रख दिया, आर स्क्वायर, तो अब आर की बात करें तो आर आपको कितना दे रहा है ए अपॉन कॉस, तो आर की जगह रखेंगे ए अपॉन कॉस, स्क्वायर लगाया तो ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस इधर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा गुणा में, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो ये कॉस से कॉस कट गए। क्लियर। अब देखो ध्यान दीजिए इधर, इसको थोड़ा हम ईजी किए दे रहे हैं और जिससे आपको दिक्कत ना हो, यहाँ वाले पॉइंट को हम और भी आपको आसान कर दे रहे हैं। देखो ये दे रहा था आई ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा, ये दे रहा था, ये कॉस लिखा है, कॉस थीटा ए स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आपको लिए ये थोड़ा ज़्यादा ईजी हो गया, ये सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, इस ए से एक ए कम हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई अपॉन ए, क्योंकि एक ये इससे एक कम हो गया तो ऊपर तो ये बचा नहीं, नीचे एक ये बचा, 2 था स्क्वायर था, एक ये बचा, ये कॉस थीटा था, कॉस था, ये डी थीटा था, तो कॉस को पहले लिख दिया, डी थीटा को बाद में। अब ये तो निकला है लघु अवयव कारण, आपको निकालना है पूरी लंबाई के कारण, तो पूरे भाग के कारण निकालेंगे तो क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, ये लोअर लिमिट -θ2 से अपर लिमिट θ1 तक, इस वाले के नीचे और इस वाले के ऊपर, ये लिमिट ले लिया, इसको लिमिट को ले लिया। अब बी की बात करें तो इसको तो बाहर कर देंगे हम, और समाकलन किसका करेंगे जिसमें थीटा लगा हुआ, थीटा किस पार्ट में लगा है, डी थीटा है, तो डी जिसके आगे लगा है वो बता रहा है थीटा वाले पद का समाकलन होगा, तो थीटा वाला पद कौन सा है, कॉस, कॉस थीटा का समाकलन करेंगे, कॉस का समाकलन क्या होता है साइन थीटा, ये हो गया। अब लिमिट लेंगे तो पहले अपर लिमिट रखी, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं, इस थीटा की जगह रखेंगे φ1, दोबारा -φ2 रखेंगे, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, मतलब माइनस आगे आ जाता है, तो ये माइनस आगे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इतना आ गया मान। और इसका मात्रक आप सभी को पता है कि क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, अथवा टेस्ला, अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला हम लिखे दे रहे हैं। क्लियर। अब नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें।